नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वेदूज नॉवल वर्ल्ड। आज हम लेकर आए हैं ईवाज न्यू लाइफ आफ्टर रीबर्थ का एपिसोड 171 से 180 तक। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं शानदार कहानी की तरफ। आलोक परमार की आंखों में हल्की सी शरारत थी। अगर ये वही लड़की थी जिसने पिछली बार सिद्धार्थ के लिए डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट किए थे तो मामला दिलचस्प होने वाला था। आलोक परमार ने कागजों को देखे बिना ही वो पूरा बंडल ईवा की ओर बढ़ा दिया। मायरा का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को नॉर्मल कर लिया और एक नेचुरल पोलाइट स्माइल के साथ बोली, मैंने सुना है तुम्हारी इंग्लिश स्कूल में काफ़ी अच्छी है। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो, और हाँ, अगर मेरी कोई गलती हो तो उसे भी बिना हिचकिचाहट बता सकती हो। सुन लिया ना, बिल्कुल मत हिचकिचाओ, खुलकर अपनी बात कहो। आलोक परमार ने सिर हिलाया और ईवा को एक पेन पकड़ाया। ईवा ने हल्का भौहें उठाईं और सिद्धार्थ की तरफ देखा। जब सिद्धार्थ ने हल्का सिर हिलाकर इशारा किया तब ईवा ने पेन लिया और चुपचाप लिखने लगी। करीब 15 मिनट बाद ईवा ने मायरा के दिए हुए डॉक्यूमेंट का पहला पेज अच्छे से रिव्यू कर लिया और उसमें कई कमेंट्स लिख दिए। फिर उसने वो डॉक्यूमेंट आलोक परमार को वापस दे दिया। बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, मैं पूरी फाइल नहीं पढ़ सकती। सिर्फ पहला पेज ही काफ़ी था ये समझने के लिए कि इसमें कितनी दिक्कतें हैं। ओह, तुमने पूरा एक पेज पढ़ लिया? आलोक परमार ने हल्का गर्दन झुका ली। डॉक्यूमेंट पर लिखे इतने सारे शब्दों को ठीक से देखने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। आलोक परमार ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी आंखें ईवा द्वारा एडिट किए गए डॉक्यूमेंट पर टिकी रहीं। फिर उन्होंने अपने दाहिने हाथ से टेबल के दाईं ओर के दूसरे दराज को खोला और वहां से एक चश्मा केस निकाला। उनका मूवमेंट इतना फास्ट और परफेक्ट था मानो उनके हाथों में भी एक अलग जोड़ी आंखें हों। उन्होंने केस से अपना चश्मा निकाला और पहन लिया। मायरा हैरान रह गई। परमार दादाजी ने तो कहा था कि उन्हें अपने चश्मे नहीं मिल रहे। ईवा ने हल्का होंठ टेढ़ा किया। उसने पहले ही कह दिया था कि ये बुजुर्ग भरोसेमंद नहीं है। बिल्कुल सही। इस बार आलोक परमार ने अपनी आंखों से देखा था कि ईवा ने डॉक्यूमेंट एडिट किया था और ये डॉक्यूमेंट मायरा खुद लेकर आई थी, तो इसमें किसी तरह की चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे ईवा की परफॉर्मेंस से बेहद खुश थे। यंग लेडी, तुम भी एक बार देख लो। आलोक परमार ने डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद वो वापस मायरा को लौटा दिए। मायरा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी एक्सप्रेशन पर बर्फ की एक पतली परत जम गई हो। उसकी आंखों में ठंडा सा एक्सप्रेशन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नए हाई स्कूल स्टूडेंट की इंग्लिश किसी फॉरेन लैंग्वेज स्कूल के टैलेंटेड कॉलेज स्टूडेंट से बेहतर हो सकती है। लेकिन जैसे ही मायरा ने उस डॉक्यूमेंट में किए गए एडिशनल सेंटेंसेस और ग्रामर करेक्शंस देखे, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसकी पहली रिएक्शन कंटेंट पढ़ने पर नहीं थी, न ही इस पर कि ईवा ने सही लिखा है या गलत। वो ईवा की हैंडराइटिंग देखकर दंग रह गई। ईवा की इंग्लिश हैंडराइटिंग कोई फैंसी या कर्वी स्टाइल में नहीं थी, बल्कि एकदम फॉर्मल और क्लासिक प्रिंटेड टेक्स्ट की तरह थी, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल प्रिंटआउट की तरह क्लियर और परफेक्ट। मायरा को इस बात पर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट उसने खुद कंप्यूटर पर टाइप किया था और ये प्रिंटेड था, हैंडरिटन नहीं। लेकिन ईवा की हैंडराइटिंग प्रिंटआउट से बिल्कुल अलग नहीं थी। फर्क बस इतना था कि उसने थोड़ी मोटी निब वाली पेन का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके लेटर्स की लाइनें मायरा के टेक्स्ट से थोड़ी मोटी दिख रही थीं। इसके अलावा वो अभी सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। यहाँ तक कि कई कॉलेज स्टूडेंट्स भी इतनी परफेक्ट हैंडराइटिंग नहीं रख सकते थे। उसके लिखे हुए शब्द किसी टाइपसेट टेक्स्ट से कम नहीं लग रहे थे, इतने परफेक्ट, इतने खूबसूरत। मायरा ने डॉक्यूमेंट को इतनी जोर से पकड़ा कि वो लगभग उसे मरोड़ ही देती। उसने एक गहरी सांस ली। वो खुद को घबराने या पैनिक होने नहीं दे सकती थी। उसे शांत रहना था। आखिर सुंदर हैंडराइटिंग से क्या फर्क पड़ता है? भले ही अभी इंडिया में ये इतना ट्रेंडिंग न हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड तेजी से उभर रहा था। आगे चलकर हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी और ऐसे में हाथ से लिखने की अहमियत भी कम हो जाएगी। जब वो समय आएगा तो कौन हाथ से लिखेगा? सब कुछ लैपटॉप और मोबाइल पर टाइप होगा और खूबसूरत हैंडराइटिंग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आखिर में ये सब पुरानी सोच और बेकार स्किल्स मानी जाएंगी। असली दमदार चीज़ होगी नॉलेज और स्किल्स। लेकिन जैसे ही मायरा ने ईवा की एडिट की हुई मिस्टेक्स देखी, उसके हाथ अनजाने में कांपने लगे। उसने खुद को संभालते हुए पेपर को और कसकर पकड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? मायरा के मन में सवाल गूंजा। मायरा का इंग्लिश स्टैंडर्ड उसकी एज ग्रुप में बेस्ट था। उसने इसके लिए दिन रात मेहनत की थी। लेकिन जब उसने ईवा की करेक्शंस देखी तो एक सेकंड के लिए उसकी खुद की नॉलेज पर ही डाउट होने लगा। ईवा की करेक्टेड मिस्टेक्स एकदम परफेक्ट थीं। अगर ईवा की एडिट सही थी तो इसका मतलब था कि मायरा ने जो पहले लिखा था वो गलत था। ये सोचते ही मायरा के माथे पर पसीना छलक आया। उसे अपनी इंग्लिश स्किल्स पर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन ईवा ने सिर्फ एक पेज पर 6 गलतियां पकड़ ली थीं। इतनी बेइज्जती! मायरा के लिए ये बात पचा पाना मुश्किल था।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे बेहतर हो सकता है। मायरा के लिए यह हजम करना मुश्किल था। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसकी इंग्लिश पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन अब ईवा ने उसकी गलतियों को एक एक कर सामने रख दिया था। मायरा इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि ये मान ले कि उसे खुद ईवा की कुछ एडिट समझ नहीं आई। मिस सिन्हा, मेरी स्टूडेंट की एडिट्स कैसी लगी? सब सही है ना? आलोक परमार ने अपने चश्मे उतारते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सिद्धार्थ आमतौर पर सीधा और सख्त था, लेकिन इस बार उसने बैकडोर से एंट्री ली थी और मज़ेदार बात यह थी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार उसने मुझे एक बेहद टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलवाया था। आलोक परमार को समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ ने ये ईवा के लिए किया था या खुद के लिए, पर एक बात तो तय थी, सबका भला ही हुआ। आलोक परमार की बात सुनकर मायरा का चेहरा फौरन उतर गया। वो खास तौर पर परमार दादाजी से मिलने उनके घर आई थी। अपने साथ वो अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी लाई थी ताकि उन पर इम्प्रेशन जमा सके। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो अटेंशन उसे मिलनी चाहिए थी वो अब ईवा को मिल रही थी। आलोक परमार के जल्द ही पॉलिटिक्स से रिटायर होने की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। उनकी एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को देखते हुए कई लोग उनके करीब आना चाहते थे, वरना उनके घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी होती। मायरा भी इसी मकसद से आई थी। वो चाहती थी कि इस मौके का सही यूज करके आलोक परमार से खुद को उनकी लास्ट और यंगेस्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करवाए। आलोक परमार की इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक माइंड तो बहुमूल्य थे ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उनका पॉलिटिकल नेटवर्क और हाई प्रोफाइल कनेक्शंस। अगर मायरा उनकी स्टूडेंट बन जाती तो ये न सिर्फ उसके फैमिली बिजनेस के लिए एडवांटेज होता, बल्कि उसकी खुद की पोजीशन और स्टेटस भी कई लेवल ऊपर चला जाता। पर यह सब सिर्फ बाहर के लोगों की अटकलें और उम्मीदें थीं। असलियत ये थी कि आलोक परमार ने खुद कभी ये हिंट तक नहीं दिया था कि वो अपने रिटायरमेंट के इस पड़ाव पर किसी को भी अपना स्टूडेंट बनाएंगे। फिर भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। लोग अपने बेटों और बेटियों को आलोक परमार के घर भेजते रहे, इस उम्मीद में कि शायद एक बार मुलाकात का मौका मिल जाए। अगर आलोक परमार को उनमें इंटरेस्ट आ गया तो उनके बच्चे और पूरा परिवार सक्सेस की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। शुरुआत में आलोक परमार का रवैया इन सब लोगों के लिए क्लियर था। सॉरी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और रेस्ट करना चाहता हूं। मैं कोई नया स्टूडेंट नहीं ले रहा हूं। मायरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। वो काफी टाइम से सोच रही थी कि कैसे आलोक परमार को इम्प्रेस किया जाए। अपनी काबिलियत और स्ट्रेंथ दिखाकर उन्हें कन्विंस करने का आइडिया था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। जो मौका उसके लिए था किसी और को मिल गया। परमार दादाजी ने उसी टाइम उस लड़की को अपना स्टूडेंट बना लिया और उसे मेरी स्टूडेंट कहकर बुलाया। जैसे ही मायरा ने स्टूडेंट शब्द सुना, उसे समझ आ गया कि उसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो फिर बधाई हो परमार दादाजी, इस बार आपको एक काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिली है। मायरा के शब्द तो मीठे थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान टेढ़ी और नकली लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो सच में खुश थी। आलोक परमार ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, थैंक यू, आप सबकी दुआओं का असर है। सच कहूं, जब उम्र बढ़ती है तो सिर्फ बैठकर बोर होने से अच्छा है कि कोई स्टूडेंट रख लिया जाए। आलोक परमार पूरी तरह बेफिक्र थे। उन्होंने मायरा के चेहरे पर झलकते गुस्से और झुंझलाहट को साफ देखा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बातें जारी रखीं। परमार दादाजी, अब मैं निकलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी आपसे मिलने, मायरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अगर आलोक परमार उसे स्टूडेंट बनाना नहीं चाहते थे तो वो खुद को जबरदस्ती थोपने वालों में से नहीं थी। आलोक परमार बड़े इंसान थे, लेकिन इंडिया में सिर्फ वही एकमात्र नहीं थे। उसे कोई और बढ़िया मास्टर मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर आना और मजे करना। आलोक परमार ने उसकी आंखों में झलकती नाराजगी और अपमान को भांप लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कंधे उचकाते हुए उसे आसानी से जाने दिया। अलविदा परमार दादाजी और मिस्टर सिंह, जब भी टाइम मिले मेरे घर जरूर आइए। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ जब अपने भाई से मिलने आऊंगी? आलोक परमार से अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मायरा ने सिद्धार्थ को अभी भी इग्नोर नहीं किया था। सिद्धार्थ ने हल्की भौहें चढ़ाईं। आर्मी कोई पार्क नहीं है जहाँ कोई भी आए और जाए। मुझे अनजान लोगों की दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। मायरा एकदम सन्न रह गई। पहले तो सिद्धार्थ ने उससे पूछा कि वो कौन है, और अब उसे सीधे अजनबी बोलकर इग्नोर कर दिया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी हो। वैसे भी वो उन लोगों में से नहीं थी जो इतनी आसानी से चीजें झेल लें। सिद्धार्थ की ठंडी और तंजभरी बातों ने उसे पूरी तरह इंसल्टेड महसूस करवाया। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, आंखों में आंसू छलक आए और वो वहीं रो देने वाली थी, लेकिन उसने होंठ दबा लिए और किसी तरह आंसू अंदर रोक लिए। परमार दादाजी, मैं जा रही हूँ, इतना कहकर मायरा तेजी से पलटी और वहां से निकल गई। ओहो, एक और लड़की को रुला दिया, आलोक परमार ने मस्किया अंदाज में कहा, जैसे कोई बढ़िया ड्रामा देख रहे हों। एक और?
ईवा ने हैरानी से आंखें बड़ी कर लीं। मतलब सिद्धार्थ जी पहले भी किसी को रुला चुके हैं? वैसे ये स्टूडेंट वाली बात क्या है? ईवा ने अचानक टॉपिक बदलते हुए कहा। मैं कब से इस गैर जिम्मेदार बूढ़े की स्टूडेंट बन गई और मुझे पता भी नहीं चला? परमार दादाजी, ईवा अभी बहुत छोटी है। सिद्धार्थ ने ईवा के सवालों का जवाब देने के बजाय ऐसा बिहेव किया जैसे वो खुद ईवा का गार्जियन हो और सीधे आलोक परमार से इस पर डिस्कस करने लगा। समझ गया, आलोक परमार ने हल्का सिर हिलाया। मायरा के रिएक्शन को देखकर वो साफ समझ गए थे कि अगर उनके स्टूडेंट बनाने की बात बाहर फैली तो ईवा को भी इसी तरह की जलन और नफरत झेलनी पड़ सकती है। लेकिन आलोक परमार ने ईवा को स्टूडेंट बनाने का फैसला सिद्धार्थ को कोई एहसान देने के लिए नहीं किया था। ईवा में सच में एक अनोखा टैलेंट था जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, और जब वो अपनी पसंद से किसी को स्टूडेंट बना ही रहे थे तो उन्हें इस फैसले को लेकर पहले से ही पूरी समझ थी। इसके लिए सिद्धार्थ के रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं थी। ईवा, आज तुमने अपने मास्टर की बहुत मदद की है, ये तुम्हारा इनाम है, रख लो। ये कहते ही आलोक परमार ने एक चालाक मुस्कान के साथ ईवा की तरफ देखा और फिर शरारती अंदाज में सिद्धार्थ की ओर देखा, जैसे कोई पुराना खिलाड़ी नया दांव खेल रहा हो। सिद्धार्थ आज ईवा को यहाँ खास 2 वजहों से लाया था। पहला, परमार दादाजी को इस बात के लिए मनाना कि वो ईवा को अपनी स्टूडेंट बना लें, और दूसरा, पिछली बार जो डॉक्यूमेंट्स ईवा ने ट्रांसलेट किए थे वो असल में आलोक परमार के थे। अब जब काम पूरा हो चुका था तो उनका पेमेंट मिलना भी जरूरी था। इसलिए सिद्धार्थ खुद ये कंफर्म कर रहा था कि ईवा को उसका हक मिले। ईवा इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब कब और कैसे हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कोई मास्टर मिलेगा, और वो भी इस तरह अचानक। अब जब परमार दादाजी उसके मास्टर बन ही चुके थे तो उनकी मदद करना तो लाजमी था। ऐसे में उनसे पैसे लेना थोड़ा अजीब लग रहा था। सिद्धार्थ को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईवा के दिमाग में कितनी उलझनें चल रही थीं। उसने बिना कुछ कहे ईवा के हाथ में पैसे वाला एनवलप रख दिया। अपने मास्टर का थैंक यू करो, उसने सीधे कहा। ईवा एकदम हड़बड़ा गई। अपने मास्टर का थैंक यू? क्या सिद्धार्थ जी उसे सिखा रहे थे कि उसे क्या बोलना चाहिए? अरे छोड़ो, अब तो हम सब एक ही फैमिली के जैसे हैं, परमार दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी आंखों के किनारे शरारती चमक लिए हल्के से सिकुड़ गए, जैसे कोई पुराना खिलाड़ी कोई नया दांव खेल रहा हो। परमार दादाजी, काफी देर हो गई है, मैं अब ईवा को घर छोड़ देता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। वो यहाँ आने के अपने दोनों मकसद पूरे कर चुका था और अब और रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। परमार दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ अफसोस जताया। अरे यार, मैं तो अभी और शो देखना चाहता था। फिर उन्होंने मस्किया अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, ईवा अभी छोटी है और इतनी रात को उसे अकेले घर भेजना ठीक नहीं, कहीं कोई बदमाश उसे किडनैप न कर ले। सिद्धार्थ, ये ध्यान रखना कि मेरी स्टूडेंट सही सलामत घर पहुंचे। अगर इसके सिर का एक बाल भी कम हुआ तो मैं सीधे तुम्हारे घर आकर हिसाब लूंगा। इसके बाद आलोक परमार ने एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बनाते हुए सिद्धार्थ को इशारों में वार्निंग दी। ये लड़की बहुत छोटी है, ज्यादा चालाकी मत दिखाना। ईवा, सिद्धार्थ ने अपने लंबे कदमों से उठते हुए उसकी ओर देखा। ओह। ईवा लगभग एक छोटी वाइफ की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर आलोक परमार को झुककर नमस्ते किया। अलविदा मास्टर। अब तक भी ईवा इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी कि अब उसका कोई मास्टर भी है, और अगर है तो वो उसे क्या सिखाने वाले हैं। दिमाग में कई सवालों का बवंडर लिए ईवा बस सिद्धार्थ पर अपना पूरा भरोसा करके चुपचाप आगे बढ़ती रही, बिना ज्यादा सवाल किए। जैसे ही ईवा धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी, सिद्धार्थ ने भी अपनी चाल थोड़ी कम कर दी ताकि वो आराम से उसके साथ चल सके। आलोक परमार ने ये नज़ारा देखा और हल्का सा सिर झटका। ये लड़की तो सच में बड़ी मासूम थी। शुक्र था कि सिद्धार्थ कोई गलत इंसान नहीं था, वरना ये भोली लड़की तो खुद ही अपने नुकसान की गिनती कर रही होती। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सिद्धार्थ की नज़रों में ईवा के लिए एक अलग सा सॉफ्टनेस था और ईवा भी उस पर पूरा भरोसा कर रही थी, तो उसने माथा पकड़ लिया। लगता था कि मासूम सी स्टूडेंट को कोई भेड़िया जल्दी ही अपने साथ उड़ा ले जाएगा। नहीं, सही कहें तो ये लड़की तो पहले से ही उसी भेड़िए के साथ यहाँ आई थी। हे भगवान, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईवा, यहीं रुको, मैं कार निकाल कर लाता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईवा के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने इतनी जल्दी बात बदल दी कि उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। ईवा वहीं खड़ी रही, बिना किसी काम के बस इंतजार कर रही थी कि सिद्धार्थ कार लेकर आए। लेकिन जिसे वो वेट कर रही थी वो नहीं आया, बल्कि उसकी जगह कोई और आ गया। मायरा, जो तो पहले ही आलोक परमार के घर से जा चुकी थी। मायरा ने ईवा को घूरते हुए तंज कसा। अब तो बहुत खुश हो रही होगी, है ना? ईवा कुछ कहती, इससे पहले ही मायरा ने फिर से सवाल दाग दिया। तुम्हारा मिस्टर सिंह से क्या रिश्ता है? तुम सिंह फैमिली का हिस्सा तो नहीं हो? ईवा ने कंधे उचका दिए।
मेरी सरनेम शर्मा है, सिंह नहीं, तो जाहिर है कि मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ। तो क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? ईवा ने पूछा। मायरा का चेहरा फिर से लाल हो गया, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा रखते हुए साफ साफ कहा, हाँ, मैं मिस्टर सिंह को पसंद करती हूँ। बचपन से ही करती आई हूँ। मैं उनकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। मिस्टर सिंह बहुत ही काबिल इंसान है और मुझे भी उतना ही काबिल बनना होगा, तभी हम एक दूसरे के लिए सही साबित होंगे। इस दुनिया में जो भी लड़की मिस्टर सिंह के लायक होगी, उसे सिर्फ अच्छे खानदान से ही नहीं बल्कि काबिल भी होना चाहिए, समझी? ईवा की आंखों में हल्की चमक आई। उसने सीधे सवाल किया, तो तुम्हारी नज़र में सिद्धार्थ जी के लिए सही पार्टनर बनने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, काबिलियत या फिर फैमिली बैकग्राउंड? उसके सवाल ने मायरा को थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया। ईवा की बातों में सीधा वार था जो मायरा के असली इरादों को उजागर कर सकता था। मायरा ने होंठ भींच लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईवा इतनी तेज तर्रार होगी और उसकी बातों का असली मतलब इतनी जल्दी पकड़ लेगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि दोनों चीज़ें बराबर मायने रखती हैं। न तो काबिलियत ज़्यादा अहम है और न ही फैमिली बैकग्राउंड। ईवा हल्के से मुस्कुराई। सच में? लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा ज़रूरी लगता है। मायरा ने तुरंत जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गई। ईवा की मुस्कान ने उसे और चिढ़ा दिया। समझ गई। मायरा की अग्रेशन के मुकाबले ईवा के चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आवाज़ में वही तेज धार थी। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि मुझे काबिलियत रखने वालों की कैटेगरी में गिना जा सकता है? मायरा उसे नकारना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि ईवा, जो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी, ने उसकी एक टॉप फॉरेन लैंग्वेज की स्टूडेंट की रिपोर्ट में इतनी गलतियां निकाल दी थीं, वो चुप रह गई। उसे ईवा के बारे में गलत बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन खुद अपनी बेइज्जती करवाने जैसी कोई बेवकूफ़ी भी नहीं करनी थी। तुम्हारी इस रिएक्शन को देखकर मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरी काबिलियत मान ली, ईवा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कौन मान रहा है? मायरा के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। ईवा ने उसकी खामोशी को नज़रअंदाज किया और आगे बोली, मैं अब परमार दादाजी की छोटी स्टूडेंट बन चुकी हूँ। अब एक सवाल और पूछ सकती हूँ? इस हिसाब से क्या अब मेरी भी कोई पहचान बन गई? मायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे इतनी ज़बरदस्त खुन्नस आ रही थी कि वो चाहती थी कि ईवा के उस चमकते हुए मासूम से चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दे। बेशर्म लड़की। असल में परमार दादाजी की स्टूडेंट बनने का हक उसी का था, और ये लड़की इतनी छोटी उम्र में ही इतनी चालाक और तेज दिमाग वाली। उसने बड़ी ही सफाई से परमार दादाजी के नाम का इस्तेमाल करके उसे ही दबा दिया। अब जब ईवा आलोक परमार की पर्सनल स्टूडेंट बन चुकी थी, तो जाहिर है कि उसकी एक पहचान बन चुकी थी, और वो भी इतनी ऊंची जितनी मायरा ने सोचा भी नहीं था। मायरा खुद इस स्टेटस को अपने लिए यूज करके अपनी इमेज को और बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन जो प्लान उसने महीनों से सोच रखा था, ईवा ने उसे एक झटके में बर्बाद कर दिया। मायरा को ईवा से सख्त नफरत हो गई थी। उसने न सिर्फ उसका प्लान चौपट कर दिया था, बल्कि वो मौका भी छीन लिया जो असल में मायरा को मिलना चाहिए था। और अब जब ईवा ने आलोक परमार की स्टूडेंट होने की बात कहकर उसकी स्टेटस और काबिलियत वाली थ्योरी को ही बर्बाद कर दिया, तो मायरा के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गुस्से में उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से ईवा के चेहरे पर मारने के लिए आगे बढ़ाया। ईवा हैरान रह गई। उसकी मम्मी हमेशा से ही डिबेट करने की बजाय हाथ उठाने में यकीन रखती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई और, खास तौर पर मायरा जैसी पढ़ी लिखी और ऊंचे घराने की लड़की भी इसी तरह की हरकत कर सकती है। ईवा को मायरा के इस गुस्सैल रवैये की जरा भी उम्मीद नहीं थी। जब मायरा ने उसे तानों से ह्यूमिलेट किया, तब भी ईवा ने पलटकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बिना किसी ठोस वजह के मायरा इतनी आग बबूला हो गई कि सीधे हाथ उठाने पर उतर आई। जैसे ही मायरा का हाथ ईवा के चेहरे तक पहुंचने वाला था, एक तेज और गूंजदार आवाज ने पूरे खूबसूरत और खुशबूदार गार्डन को हिला दिया। आवाज इतनी जोरदार और अनएक्सपेक्टेड थी कि मायरा भी एक पल के लिए सन्न रह गई। लेकिन ईवा पर हाथ उठाने से पहले ही एक मजबूत और बड़ी हथेली ने मायरा के हाथ को बीच में ही रोक लिया। सबसे खास बात यह थी कि वार सिर्फ रोका नहीं गया, बल्कि इतनी ताकत से पलटाया गया कि ऐसा लगा जैसे मायरा ने खुद को ही थप्पड़ मार दिया हो। मायरा की ताकत सिद्धार्थ के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। सिद्धार्थ के जबरदस्त बैकहैंड के झटके से न सिर्फ उसका हाथ झटका खाकर पीछे चला गया, बल्कि वो खुद भी बैलेंस खो बैठी। वो लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही पड़ी। मिस्टर सिंह, मायरा सदमे और गुस्से में थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने हाथ में उठती तेज जलन और झंझनाहट परेशान कर रही थी। सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में मायरा के लिए साफ नाराजगी झलक रही थी। ये क्या कर रही थी तुम? अब क्या नया ड्रामा करने आई हो? उसकी आवाज ठंडी और वार्निंग भरी थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी। मायरा घबरा गई और जल्दबाजी में एक बेवकूफ़ी भरा बहाना बना दिया।
इस लड़की के कंधे पर थोड़ी धूल थी, बस उसे साफ करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने ये कहा, उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिद्धार्थ की ठंडी, अविश्वासी नजरें उस पर टिकी थीं। उसका मन किया कि जुबान काट ले। मिस्टर सिंह, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मायरा ने जबरदस्ती एक मासूम शक्ल बनाई। आखिर ये लड़की अभी छोटी है, उसे समझ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो, ताकि बाद में आपको किसी गलतफहमी का सामना न करना पड़े। ये लड़की आपसे प्यार करती है। मिस्टर सिंह को हमेशा से ऐसी लड़कियां पसंद नहीं थीं जो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ती थीं। बचपन से ही मायरा ने देखा था कि कितनी ही लड़कियां उससे अपने दिल की बात कहने आई थीं, लेकिन उसकी बेरुखी देखकर रोती हुई वापस चली जाती थीं। इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला था। मैं तो बस इसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी इसकी उम्र पढ़ाई पर ध्यान देने की है, ताकि ये आगे चलकर अपने करियर में अच्छा करे, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स इतनी छोटी उम्र में ही इन्हें प्यार व्यार की चिंता होने लगी है। मायरा ने झूठी मासूमियत तोड़ते हुए कहा। इसने खुद कहा कि इसे आप पसंद हो और ये हमेशा आपके साथ रहना चाहती है। यहाँ तक कि इसने मुझे भी वार्न किया कि मैं आपसे दूर रहूं। कह रही थी कि ये किसी और लड़की को आपके करीब नहीं आने देगी। मायरा ने लंबी सांस ली, चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, मिस्टर सिंह, मुझे गलत मत समझिए। मैं बस गुस्से में थी, लेकिन मेरा इरादा अच्छा था। मैं तो बस इसकी भलाई चाहती थी। जैसे ही मायरा ने अपनी बात खत्म की, ईवा के दिमाग में बस एक ही बात आई, ये क्या ड्रामा चल रहा है? मायरा टॉप स्टूडेंट थी या कोई स्क्रिप्ट राइटर? कब मैंने ये सब कहा? मुझे खुद कुछ याद क्यों नहीं? मायरा बड़े कॉन्फिडेंस से सिद्धार्थ के रिएक्शन का वेट कर रही थी, लेकिन जो हुआ वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा था। सिद्धार्थ की नजरें ईवा पर थीं, जैसे वो किसी धुंधली चीज को अचानक क्लियरली देखने लगा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा कन्फ्यूजन था, जैसे कुछ समझ भी आ रहा था और नहीं भी। लेकिन मायरा की बातों ने उसके अंदर कुछ ट्रिगर कर दिया था। जो फीलिंग्स अब तक ब्लर थीं, वो अब पूरी तरह से क्लियर होने लगी थीं। प्यार। ये फीलिंग्स प्यार की वजह से थीं। उसे ईवा से प्यार हो गया था। इस पल सिद्धार्थ को आखिरकार समझ आ गया कि क्यों वो अनजाने में ईवा के करीब जाना चाहता था, उसके साथ बैठने का मन करता था और क्यों चलते वक्त अपनी स्पीड स्लो कर देता था ताकि ईवा उसके साथ कदम मिला सके। हर बार जब वो ईवा से मिलता, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल क्यों होती थी? अब सब क्लियर था। उसे अचानक वो सारी बातें याद आईं जो उसने आर्मी में मजाक मजाक में सुनी थीं, वो सारे जोक्स जो लड़कों के फीलिंग्स और अट्रैक्शन को लेकर होते थे। और अब उसकी खुद की फीलिंग्स को देखकर उसे एहसास हुआ कि हाँ, जब एक आदमी किसी औरत को पसंद करता है तो वो उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। जिस पल ये ख्याल आया, सिद्धार्थ की आंखों में एक अनोखी चमक उभरी, कुछ ऐसा जो इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन अफसोस, वो गजब की चमक इतनी जल्दी गायब हो गई कि वहां मौजूद दोनों लड़कियों में से कोई उसे नोटिस ही नहीं कर पाया। सिद्धार्थ ने अपने ख्यालों को किनारे किया और मायरा की तरफ नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ देखा। अगर ऐसा भी है तो ये मेरी और ईवा की बात है। इसमें तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। फिर उसने ईवा की तरफ देखा और एकदम ठंडे लेकिन साफ लहजे में कहा, ईवा, चलो वापस चलते हैं। मिस्टर सिंह। मायरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिस्टर सिंह का ये रिएक्शन, ये तो कुछ अलग ही था। पहले की तरह गुस्सा, ईवा को इरिटेट होकर दूर हटाना, वो भी नहीं। और तो और, उसने ईवा को अपनी कार में बैठने दिया। उसे तो हमेशा कहा गया था कि मिस्टर सिंह अपनी फैमिली के अलावा किसी भी बाहरी इंसान को अपनी कार में नहीं बैठने देता। लेकिन मिस्टर सिंह ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो एकदम शांत था, जैसे मायरा की मौजूदगी का कोई असर ही नहीं था। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बड़े आराम से ईवा को अंदर बैठाने में मदद की। जैसे ही ईवा सीट पर बैठी, सिद्धार्थ ने कार का दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइवर सीट पर आ गया। सीट बेल्ट लगा लो। ओके। मायरा के सामने तो ईवा इतनी स्मार्ट और शार्प थी, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। लेकिन सिद्धार्थ के सामने आते ही वो फिर से एक 16 साल की नॉर्मल लड़की बन गई, सीधी, मासूम और उसकी हर बात चुपचाप मानने वाली। कभी कभी तो वो थोड़ी सी अनाड़ी और कंफ्यूज्ड भी लगती थी, जैसे अभी अभी किसी बड़े गेम से बाहर निकली हो। जैसे ही सिद्धार्थ ने कुछ कहा, ईवा एकदम किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिहेव करने लगी। उसकी एक कमांड पर वो तुरंत रिएक्ट कर रही थी। मायरा के सामने जो मैच्योर और कॉन्फिडेंट लड़की दिख रही थी, वो यहाँ पूरी तरह गायब थी। सिद्धार्थ ने उन दोनों लड़कियों की बातचीत का कुछ हिस्सा सुना था। ईवा के इस बदले हुए अंदाज से उसे कोई इरिटेशन नहीं हुई, बल्कि उसका ईवा के लिए लगाव और गहरा हो गया। जब कोई चीज़ इंसान के दिल के बहुत करीब होती है तो उसके सामने इंसान खुद को कंफ्यूज कर ही लेता है। मायरा के सामने ईवा सख्त और तेज थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने आते ही वो बिल्कुल मासूम और थोड़ी घबराई हुई सी लगती थी।
उसे महसूस हुआ कि शायद ये इसलिए था क्योंकि ईवा के दिल में उसकी एक खास जगह थी और वो सच में उसकी परवाह करती थी। ये एहसास होते ही सिद्धार्थ के मूड को जैसे पंख लग गए और वो आसमान छूने लगा। जैसे ही ईवा ठीक से बैठी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से सफाई दी। सिद्धार्थ जी, जो मायरा ने कहा वो बिल्कुल झूठ था। मैंने वो बातें कभी नहीं कहीं। आप गलत मत समझो, वो सब कुछ मायरा ने खुद से बना लिया। सिद्धार्थ, जो अभी तक हल्के से मुस्कुरा रहा था और बेहद अच्छे मूड में था, अचानक सीरियस हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने झटके से ब्रेक दबाकर कार सड़क किनारे रोक दी। उसकी गहरी नजरें अब ईवा की तरफ टिकी थीं। तुमने अभी क्या कहा? ईवा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया, जो आपने पहले सुना वो सब मायरा ने खुद से बना लिया था। मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। सिद्धार्थ अब खुश नहीं लग रहा था। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, बस ईवा को घूरता रहा। पहले तो ईवा उसकी आंखों में सीधा देख पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसे सिद्धार्थ के गुस्से का एहसास हुआ, वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। वो सीधी होकर बैठ गई और हिचकिचाते हुए बोली, सिद्धार्थ जी, हम वापस नहीं जा रहे। सिद्धार्थ ने अपने होंठ भींचे। उसने अपने दाएं हाथ से सीट बेल्ट के पास किसी बटन को दबाया और क्लिक की आवाज के साथ सीट बेल्ट खुल गई। ईवा ने हल्का सा गर्दन सिकोड़ लिया। सिद्धार्थ जी अब क्या करने वाले थे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और जब नर्वसनेस अपने पीक पर पहुंच गई, तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे ईवा के सिर पर रख दिया। उसकी मुलायम, सिल्की बालों को छूते ही अजीब सा सुकून देने वाला एहसास हुआ। जैसे कोई आदत बन चुकी हो, सिद्धार्थ ने बिना सोचे उसे हल्के से दबाया और फिर मजे लेते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसकी हरकत से ईवा हल्के हल्के हिलने लगी और थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई। सिद्धार्थ जी, ये क्या कर रहे हो? ईवा झुंझलाकर बोली। अभी तक तो यही इंसान उसे बार बार तमीज से रहो का लेक्चर दे रहा था और अब खुद। पगली, अभी नहीं समझी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन समझ जाओगी। अभी तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चलकर जरूर करोगी और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ईवा कुछ समझ पाती इससे पहले ही कार दोबारा धीरे धीरे चलने लगी। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। सिद्धार्थ के चेहरे की साइड प्रोफाइल पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसका मूड एकदम सही हो गया हो। वो अब गुस्से में नहीं था, लेकिन ये सब देखकर अब ईवा का दिमाग घूम गया। हमेशा कहा जाता है कि औरत का दिल समंदर की गहराई जैसा होता है, जिसे समझना मुश्किल है, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। सिद्धार्थ जी का मूड तो किसी पजल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। जैसे ही ईवा कार से उतरी, वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछ लिया, सिद्धार्थ जी, आज जिस बुजुर्ग से आप मुझे मिलाने ले गए थे, वो आखिर थे कौन? मायरा का फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग लग रहा था। अगर इतना बड़ी फैमिली भी उस बुजुर्ग से जुड़ना चाहती थी, तो जाहिर है कि उनके पास कुछ खास था, भले ही वो ऊपर से अजीब क्यों न लगते हों। वो तुम्हारे मास्टर हैं? इतना कहकर सिद्धार्थ कुछ पल रुका, फिर सोचते हुए जोड़ा, मुझे वापस आर्मी कैंप लौटना पड़ सकता है और इस बार जल्दी वापसी नहीं होगी। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। फोन कॉल की बात आते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। 1 साल पहले उसने ईवा को अपना नंबर दिया था। उससे पहले उसे कॉल रिसीव करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल से वो बस ईवा की एक कॉल का इंतजार कर रहा था। पहले उसे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों महसूस करता है, लेकिन अब उसके मन में कोई शक नहीं था। उसे लगा था कि ईवा ने उसका दिया हुआ नंबर फेंक दिया होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि ईवा ने वो नंबर अब तक संभाल कर रखा है, तो इससे ज्यादा खुशी उसे और किसी बात से नहीं हो सकती थी। मैं जा रहा हूँ, घर जल्दी पहुंचना और पैसे अच्छे से रख देना। ध्यान रखना कि किसी को भी उनके बारे में पता न चले। कुछ जरूरी हिदायतें देकर सिद्धार्थ ने कार का दरवाजा बंद किया और सीधे आर्मी कैंप की ओर रवाना हो गया। असल में उसे 3 दिन पहले ही आर्मी लौट जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि परमार दादाजी ईवा को अपना स्टूडेंट बना लें, उसने कुछ खास इंतजाम करके अपनी वापसी टाल दी थी। इसलिए जैसे ही आज का काम पूरा हुआ, उसके पास घर जाने तक का समय नहीं था। उसे तुरंत आर्मी कैंप के लिए निकलना पड़ा। रियर व्यू मिरर में ईवा को दूर जाते हुए देख सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। काश वो थोड़ा और रुक सकता, तो जाने से पहले एक बार फिर उसके सिर पर हाथ फेर सकता था, लेकिन अब वो दूर तक पहुंच चुका था। ईवा ने लंबी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाई, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी। ईवा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं आधे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ईवा अभी मुड़ी भी नहीं थी कि किसी ने उसके कंधे पर जोर से थपथपा दिया। वो चौंक गई। अखिल, तुम फौरन से वापस आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ट्रैवलिंग पर गया था? क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? अखिल बेहद खुश हुआ। उसे लगा था कि अगर वो ईवा से नहीं मिलता तो शायद वो भी उसकी परवाह नहीं करेगी। देखो,
इस बार तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ, देखना तुम्हें पसंद आता है या नहीं। अखिल ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई अनमोल खजाना दिखा रहा हो और जल्दी से गिफ्ट निकालकर ईवा को दिया। थैंक यू। ईवा ने गिफ्ट लिया और सीधा सवाल दाग दिया, जब तुम लौटे तो अमर से मिले? उसने तुमसे कुछ कहा? अमर? जाहिर है मिला था। अमर का नाम सुनते ही अखिल का मूड बिगड़ गया। मुझे लगता है तुम्हें पता भी नहीं होगा। हम कल ही लौटे हैं और जब घर पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। आते ही मेरी बुआ अमर को अपने साथ ले गई। फिर अमर ने दादाजी को फोन किया और उनके आसपास घूमता रहा। आखिर में मेरी बुआ भी दादाजी के स्टडी रूम में चली गई। जाहिर है वो मेरी फूफा के लिए दादाजी से मदद मांग रही होगी। फिर उसने एक हल्की हंसी के साथ कहा, बिल्कुल बेकार की कोशिश। अमर ने मुझे नुकसान पहुंचाया और मैं मिडिल स्कूल के एग्जाम से लगभग चूक ही गया था। इस बात को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। ईवा ने हल्की सी तंज भरी मुस्कान दी। अच्छी बात थी कि उसने कभी भी अमर से कोई उम्मीद नहीं रखी। सच कहें तो ये उसकी किस्मत थी कि उसकी लाइफ में सिद्धार्थ जी थे, वरना उसके पापा। तुमने मेरे वापस आते ही अमर के बारे में क्यों पूछा? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? अखिल ने गुस्से से आंखें तरेरी और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। उसकी पर्सनैलिटी में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस झलक रहा था। टेंशन मत लो, अगर उसने सच में तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैंने आर्मी में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया है। मेरी फाइटिंग स्किल्स अमर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ खास नहीं। ईवा ने हल्के से सिर हिलाया। गिफ्ट के लिए थैंक्स, अब तुम घर जाओ। पापा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, मुझे उनका रूम ठीक करना है। संदीप अंकल हॉस्पिटल में हैं? क्या हुआ? अखिल ने तुरंत पूछा। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, अब वो ठीक हो रहे हैं। ईवा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती थी। बात बीत चुकी थी, अब उसे दोबारा उठाने का कोई फायदा नहीं था। पक्का ठीक है ना? और हॉस्पिटल का खर्चा? मेडिकल बिल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। अखिल के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। टेंशन मत लो, सब कुछ सॉल्व हो गया है। ईवा ने अखिल को रिलैक्स करने की कोशिश की। फॉरेन घूमना सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन सच में काफी थका देने वाला होता है। अब जब तुम वापस आ गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। अब सब कुछ सेटल हो चुका था। उसके पापा संदीप आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले थे। ईवा अब इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। सच में सब कुछ फिक्स हो गया? अखिल को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ पक्का। ईवा ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक ट्रांसलेशन जॉब दिलवाई, जिससे मुझे कुछ पैसे कमाने का मौका मिला। टेंशन मत लो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं जरूर तुम्हारी हेल्प लूंगी। वैसे वो फ्रेंड कौन है? क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? दुर्भाग्य से उसे अचानक कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा। वो शायद अभी मुंबई में नहीं है और मुझे नहीं पता कि कब लौटेगा। ईवा ने हाथ में पकड़ा गिफ्ट थोड़ा ऊपर उठाया। अच्छा, तुम्हारा गिफ्ट मैंने ले लिया, लेकिन पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं कहीं ट्रैवल करने नहीं गई थी, इसलिए तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाई। अरे यार, तुम क्या सोच रही हो? मुझे तुम्हारे गिफ्ट की जरूरत नहीं। अखिल ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ। उसे ये गिफ्ट एक्सचेंज वाली फॉर्मेलिटी कुछ ज्यादा ही ओवर लग रही थी। संदीप की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ठीक ठाक थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। अगर वो ईवा का गिफ्ट ले लेता तो उसे लगेगा कि वो उस पर एक और बर्डन डाल रहा है, और ये सोचकर ही उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। भले ही ईवा ने इसे आसान और सिंपल तरीके से बताया हो, लेकिन अखिल समझ गया था कि उसके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो क्या वो अपनी छोटी बेटी को समर वेकेशन में काम करने देते? ये सही नहीं था। वो इतनी जल्दी में आया था कि उसे ईवा के परिवार की सिचुएशन के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। जब अखिल घर वापस आया तो उसने तय किया कि किसी को भेजकर पता करवाएगा कि ईवा के परिवार के साथ हाल ही में क्या हुआ था और संदीप अंकल को हॉस्पिटल में एडमिट क्यों कराया गया था। तुम वापस आ गए? रघुवीर भाटिया ने अपने पोते को पसीने से तरबतर देखा तो बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो आज ही गिफ्ट देना था। बताओ, तुम्हारे लिए वो क्लासमेट ज्यादा जरूरी है या तुम्हारे दादा? अपने पोते को किसी बाहर के इंसान के लिए इतना बेचैन देखकर रघुवीर भाटिया को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने पोते को बचपन से प्यार से पाला था, लेकिन आज तक अखिल ने उन्हें कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। दूसरी तरफ ईवा को हर बार जब भी वो फॉरेन से लौटता था तो उसके लिए जरूर कोई न कोई तोहफा लाता था। दादाजी, मजाक मत करो। मैं अभी ईवा से मिला, उसने बताया कि संदीप अंकल आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। आपको पता है वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुए थे? अखिल ने सीधा सवाल किया। असल में उसे अपने नानाजी से पूछना चाहिए था, लेकिन वो भी फॉरेन गए हुए थे। संदीप हॉस्पिटल में था? रघुवीर भाटिया ने हैरानी से कहा। अरे भाई, मैं भी कल ही लौटा हूं। जब तुम्हें ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा?
उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। अखिल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा ईवा के घरवालों की चिंता कर रहे हो? अब तो उसका फोकस सिर्फ ईवा पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर था। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब सबने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया था, तब सिर्फ ईवा थी जो मुझ पर यकीन कर रही थी। जब मेरे अपने परिवार वाले मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, तब ईवा, जो बस एक अजनबी थी, ने मेरा साथ दिया और मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। अगर मैं ईवा की परवाह ना करूं, तो क्या मुझे अमर की परवाह करनी चाहिए? अखिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी गंभीरता झलक रही थी। दादाजी, बताइए ना, एक बाहरी इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो मेरा अपना कजिन मुझसे वैसे पेश क्यों नहीं आ सकता? जब अखिल ने अमर का जिक्र किया, तो रघुवीर भाटिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बीती रात जब उसकी बेटी उससे मिलने आई थी और अपने हस्बैंड के लिए उसके बेटे के सामने अच्छी बातें कहने की गुजारिश कर रही थी, तो रघुवीर भाटिया को अंदर ही अंदर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस पूरी घटना में उसका नाती साफ तौर पर गलत था, चाहे उसने जानबूझकर ऐसा किया हो या गलती से। अगर उसने अनजाने में ये गलती की थी तो भी ये सही नहीं था, लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया था तो रघुवीर भाटिया इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। अखिल, परिवार के लोगों के बीच इतनी दूरियां नहीं होनी चाहिए। अमर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने खुद को बदलने की कोशिश भी की है। तुम बड़े भाई हो, इतनी सी बात को दिल से मत लगाओ। रघुवीर भाटिया को मजबूरन दोनों के बीच सुलह करवाने के लिए आगे आना पड़ा। दादाजी, मेरे और अमर के बीच ऐसी कौन सी गहरी दुश्मनी थी कि उसने हर मौके पर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी साजिशें रची? उसने इतना वक्त इस सब पर लगाया होगा, ये सोचकर उसने कितनी मेहनत की होगी। दादाजी, आपके हिसाब से उसने इस साजिश पर कितना समय लगाया होगा? छोटा होना अच्छा है, क्योंकि बड़ा तो हमेशा माफ कर देता है। अफसोस है कि माँ अब हमारे बीच नहीं है, वरना मुझे उनसे पूछना था कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी क्यों जन्म दिया। अगर वो मुझे 2-3 साल बाद जन्म देती तो कितना अच्छा होता। ईवा को इतने समय से जानने के बाद अखिल ने उससे एक चीज अच्छी तरह सीख ली थी, बात काटने के बजाय उल्टा सवाल करना। रघुवीर भाटिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उनका पोता उन्हें पूरी तरह चुप करा चुका था। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने खुद को संभाला और बोले, अखिल, क्या अब तुम सच में अमर से इतनी नफरत करने लगे हो कि उसे परिवार मानना ही छोड़ दिया? अपने पूरे जीवन में रघुवीर भाटिया के सिर्फ 2 ग्रैंडसन थे, एक बेटी से और एक बेटा से। उन्होंने सोचा था कि अगर अखिल और अमर के बीच अच्छे रिश्ते बन जाएं, तो वे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, क्योंकि उनकी बहू कम उम्र में ही दुनिया छोड़ चुकी थी और उनके पोते के लिए कोई और भाई बहन होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब जो हालात थे, उन्हें देखकर रघुवीर भाटिया को एहसास हो गया कि ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दादाजी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। रिश्ते हमेशा बने रहते हैं, लेकिन हर रिश्ते की अपनी एक डिफरेंट डायनामिक होती है। पापा सही कह रहे थे, बुआ की शादी हो चुकी है, अब उनका सरनेम बदल चुका है और वो अब मिश्रा फैमिली का हिस्सा हैं। जब खुद बुआ का झुकाव हमारी तरफ नहीं है, तो अमर, जो बचपन से मिश्रा फैमिली में पला बढ़ा है, उसके इरादों पर आप इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? अखिल, ये सब बातें तुम्हें किसने बताईं? रघुवीर भाटिया ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा। पहले उसका पोता हमेशा बेपरवाह और लापरवाह रहता था, लेकिन अब जब वो सीरियस होकर बात कर रहा था तो अजीब क्यों लग रहा था? सबसे बड़ी बात, रघुवीर भाटिया अखिल की बातों से चौंक गए थे। उन्हें ये मानने में दिक्कत हो रही थी कि उनकी बेटी बदल चुकी है। इससे भी ज्यादा वो इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका नाती ही भाटिया फैमिली के खिलाफ कोई गलत इरादा रख सकता है। दादाजी, डैड ने मुझे सिखाया है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अगर मैं इतनी छोटी सी बात भी न समझूं, तो दूसरों के हाथों बर्बाद होने के सिवा और कुछ डिजर्व नहीं करता। रघुवीर भाटिया के चेहरे पर बढ़ती असहजता देखकर अखिल ने हल्की सांस ली और मुस्कुरा दिया। उसने खुद चाय का एक कप तैयार किया, उसे उठाकर दादाजी के सामने रखा और आदर से कहा, दादाजी, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस परिवार में अभी डैड हैं और आगे चलकर मैं रहूंगा। जब तक मिश्रा फैमिली हद पार नहीं करता, वे हमारे रिश्तेदार ही रहेंगे। अगर उन्हें कभी मदद की जरूरत पड़ी तो भाटिया परिवार अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मदद जरूर करेंगे, लेकिन भाटिया परिवार और मिश्रा परिवार दोनों अलग हैं। ये फर्क हमेशा साफ रहना चाहिए ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। रघुवीर भाटिया ने फीकी मुस्कान दी और बोले, अखिल, तुम अब वो बेफिक्र और लापरवाह लड़का नहीं रहे, तुम तो काफी समझदार हो गए हो। रघुवीर भाटिया एक सीनियर पॉलिटिशियन थे और इतने सालों का तजुर्बा होने के बाद अब किसी की भी बातों के पीछे का मतलब समझना उनके लिए मुश्किल नहीं था। पहले उन्हें लगता था कि अखिल बस एक लापरवाह, गुस्सैल और झगड़ालू लड़का है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, हमेशा किसी न किसी लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता। घर में भी कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका था कि उसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नहीं होगा।
इसी वजह से रघुवीर को लगा था कि शायद उसे जल्दी ही आर्मी में भेज देना सही रहेगा। वहां जाकर वो डिसिप्लिन सीखता, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता और अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाता। लेकिन अब अखिल की बातें अलग ही लेवल पर थीं। उनमें मैच्योरिटी दिख रही थी और यही बात रघुवीर को हैरान कर रही थी। रघुवीर भाटिया को टेंशन थी कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद अखिल कहीं सिर्फ मोहरा न बन जाए। लेकिन आज उसकी परफॉर्मेंस देखकर रघुवीर भाटिया को कॉन्फिडेंस हो गया कि अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वो कभी मोहरा नहीं बनेगा, बल्कि वो एक बढ़िया पॉलिटिशियन बनेगा। थैंक्स दादाजी, आप और नाना जी ने मुझे ग्रूम करने में इतनी मेहनत की है। अगर मैं खुद को इम्प्रूव न कर पाऊं तो ये आप दोनों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा। अखिल को रघुवीर भाटिया के पास बैठने की हैबिट नहीं थी, लेकिन उसे ईवा ने जो सिखाया था वो याद था। उसने थोड़ा अजीब फील करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और दादाजी के शोल्डर पर रखा, जैसे दोनों बेस्ट बडीज हों। दादाजी रिलैक्स, अब मैं समझदार हो गया हूं। रघुवीर भाटिया को अपने पोते का ये अफेक्शन दिखाने का तरीका नया लग रहा था। नॉर्मली उनका नाती ही उनसे इतना क्लोज रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थे। उनका पोता उनसे इस तरह बॉन्ड कर रहा था, ये देखकर उनका दिल प्राउड फील कर रहा था। हल्का सा कांपते हुए उन्होंने अखिल के हाथों से बनी चाय की सिप ली और सॉफ्ट टोन में बोले, हाँ, तुमने सच में अच्छा ग्रो किया है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तुम सही कह रहे हो। अभी तुम्हारे डैड भाटिया फैमिली संभाल रहे हैं। जिस दिन तुम ये जिम्मेदारी लेने के काबिल बन जाओगे, वही दिन होगा जब मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड फील कर सकूंगा। जब अमर अंदर आया तो उसने देखा कि दादा पोता साथ बैठे किसी इंटेंस डिस्कशन में बिजी थे। अमर का फेस सख्त हो गया, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती स्माइल करनी पड़ी। पहले सिर्फ अमर ही था जो रघुवीर भाटिया के पास बैठता था, लेकिन अब जब अखिल वहां था, अमर को फील हुआ जैसे उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची। अमर आ गए। रघुवीर भाटिया के चेहरे पर हल्की स्माइल आई जब उन्होंने अपने नाती को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन अमर को क्लियरली फील हो रहा था कि उसके नानाजी पहले जितने एक्साइटेड नहीं थे उसे देखकर। अमर के अंदर गुस्सा उबलने लगा। क्या अब रघुवीर भाटिया को अपने नाती की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास अब पोता था? क्या यही सच था? उसके डैड सही कह रहे थे। भाटिया फैमिली के लोग दिल के सख्त थे। उन्हें फैमिली बॉन्ड्स की कोई कद्र नहीं थी। नानाजी, अखिल भाई, चाहे अमर के अंदर कितना भी गुस्सा क्यों न हो, उसके चेहरे पर ब्राइट स्माइल बनी रही। उसका एक्सप्रेशन इतना फ्रेश और ब्राइट था कि देखने वाला भी मोहित हो जाए। अखिल ने अमर को गौर से देखा। उसे मानना पड़ा कि ईवा सही कहती थी, अमर दिखावे में बहुत माहिर था। हर कोई उसके इस ब्राइट और चार्मिंग पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता था, जो कि पूरी तरह से एक फेक इमेज थी। अमर, आओ बैठो। ओके। जब रघुवीर भाटिया ने उसे सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया तो अमर को अंदर ही अंदर झुंझलाहट हुई। पहले तो हमेशा वो उनके पास बैठता था, लेकिन अब उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अखिल भाई के लिए तो बहुत रेयर है कि वो नाना जी के साथ बैठकर इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले तो जब भी अखिल फ्री होता वो बाहर गलत लोगों के साथ घूमता रहता था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि दादाजी के साथ बैठकर बातें करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, और वैसे भी जब फ्री हूं तो दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना ही बेस्ट है। शुरुआत में जब अखिल रघुवीर भाटिया के पास बैठा था तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ था। अब जब अखिल ने नोटिस किया कि अमर के लिए रघुवीर भाटिया के पास बैठना कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो और भी रिलैक्स होकर अपनी सीट पर टिक गया। अब समझ आया कि पहले अमर हमेशा उसकी चीज़ें छीनने की कोशिश क्यों करता था। किसी और की चीज़ को अपना बना लेने की फीलिंग वाकई बहुत सुकून देने वाली होती है। अखिल ने अपना एक हाथ सोफे की बैक पर रखा, खुद को हल्का सा रिलैक्स किया और एक पैर क्रॉस करके बैठ गया, दूसरा हवा में हल्का सा झूलता हुआ। अमर के लिए अखिल का ये कैजुअल लापरवाह अंदाज सीधा चैलेंज देने जैसा था। अच्छा, वैसे भी ये रेयर होता है कि हम तीनों एक साथ बैठें। चलो आज एक अच्छी बातचीत करते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे क्लियर करना ज़रूरी होता है। अब जब अखिल और अमर के बीच चीज़ें सही नहीं चल रही थीं तो शायद साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना अच्छा आइडिया हो सकता है। रघुवीर भाटिया हमेशा मानते थे कि उनका पोता और नाती दोनों ही अच्छे बच्चे हैं। अखिल पहले शरारती और बेकाबू था, लेकिन उसने खुद को सुधारा। तो फिर अमर, जो हमेशा से डिसिप्लिन्ड और समझदार था, वो अचानक गलत रास्ते पर कैसे जा सकता था? उसे भी तो सही राह पर आना ही होगा। ईवा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पिछले 1 साल में उसकी गाइडेंस ने अखिल भाटिया को इतना स्मार्ट और शातिर बना दिया है कि अब अमर उसे आसानी से हैंडल नहीं कर सकता। अब अखिल पहले की तरह नासमझ नहीं था, वो तेज दिमाग वाला बन चुका था और अमर जैसे लोगों को आसानी से टैकल कर सकता था। लेकिन अफसोस, जितनी भी चालाक और होशियार ईवा थी, उतना ही मुश्किल था उसके लिए अनीता और रिया से निपटना। जब अखिल वापस भाटिया हाउस पहुंचा तो ईवा भी अपने घर लौट गई।
कोइंसिडेंस से घर पहुंचते ही फैमिली के चारों मेंबर दरवाजे पर आमने सामने आ गए। अनीता, जो पहले ही देसाई फैमिली की बातों से गुस्से में भरी हुई थी, उसका चेहरा तना हुआ था। वहीं रिया पूरे रास्ते चुपचाप थी, जैसे उसे कोई बात परेशान कर रही हो। जब ईवा हॉस्पिटल में थी और अपने पापा संदीप की देखभाल कर रही थी, तब देसाई कपल का रवैया काफी अच्छा था। वो अक्सर अपने बेटे करण देसाई के बारे में बात करते, जो आर्मी में वापस चला गया था। लेकिन जब ईवा वहां नहीं होती और रिया अपने पापा की देखभाल कर रही होती, तब देसाई कपल कभी भी अपने बेटे करण का जिक्र नहीं करते थे। वो रिया से कोई बातचीत नहीं करते, बस संदीप से ही बातें करते रहते थे। तुलना होने पर किसी न किसी की फीलिंग जरूर हर्ट होती हैं। अनीता अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। उसने अपनी फेवरेट बेटी रिया को देसाई परिवार के सामने बेइज्जत होते देखा, लेकिन वो उनका कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए सारा गुस्सा उसने ईवा पर निकालने का मन बना लिया, जो खुद देसाई परिवार की फेवरेट थी। मैंने पहले ही कहा था कि आज तुम्हारे पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रहे हैं और तुम्हें घर साफ करना है, लेकिन तुम इधर उधर घूमती रही और अब लौट रही हो, अनीता ने ईवा को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी हुई थी, जैसे कोई शेरनी शिकार पर दहाड़ रही हो। संदीप, जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था और जिसे सहारे की जरूरत थी, का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। चिल्लाना बंद करो, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है। मैं देख सकता हूं कि जब तक मैं हॉस्पिटल में था, घर की सफाई नहीं हुई। ईवा अकेले इतना सारा काम कैसे कर सकती थी? अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन थी तो तुम खुद हॉस्पिटल आकर मुझे ले आती और रिया को घर पर छोड़ देती, ताकि दोनों मिलकर सफाई कर लें। इससे टाइम भी कम लगता और काम भी जल्दी खत्म हो जाता। अरे, ये तो बस छोटे मोटे काम हैं, जिन्हें आसानी से निपटाया जा सकता है। ये तो हर रोज घर पर ही रहती है। अगर ये इतना आसान काम भी नहीं कर सकती, तो फिर इसमें काबिलियत ही क्या है? अनीता ने झुंझलाते हुए कहा। उसे ये मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि घर की सफाई करना थकाने वाला काम हो सकता है। उसकी नज़र में ईवा बस निकम्मी थी। सच में? संदीप ने तंज कसते हुए कहा। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है। ईवा, रिया, मुझे कमरे तक ले चलो ताकि मैं आराम कर सकूं। तुम दोनों को अब घर के कामों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बच्चों के लिए ये इतने आसान काम है, तो तुम्हारी मम्मी के लिए तो और भी आसान होंगे। सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो। संदीप ने हाथ उठाया और उसकी दोनों बेटियों ने उसे सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया। हॉस्पिटल में होश में आते ही उसने खुद से वादा किया था कि अगर अनीता ने अब दोबारा ईवा को उसके सामने परेशान करने की कोशिश की, तो वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। भले ही वो घायल था और अनीता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो उसे ईवा के साथ पहले जैसी ज्यादती नहीं करने देगा। मैं पूरे दिन काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। अनीता ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। संदीप को घर की हालत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो इतने दिनों से घर पर नहीं था। लेकिन अनीता तो लगभग हर दिन घर जाती थी और उसे अच्छी तरह पता था कि घर पहले की तुलना में अब कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। पहले सारा काम ईवा करती थी। अनीता बतौर मम्मी सिर्फ यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी, और रिया, उसने कभी कोई मदद नहीं की। अब जब ईवा ने घर के काम करने से मना कर दिया था, तो घर की हालत पहले जैसी साफ सुथरी नहीं रही। अब इसे साफ करना वाकई बहुत थका देने वाला काम था। अनीता हमेशा ईवा को ही घर के सबसे मुश्किल काम सौंपती थी, लेकिन इस बार संदीप ने सफाई करने की जिम्मेदारी उसी पर डाल दी। अनीता एकदम सन्न रह गई, हैरान और उलझन में पड़ गई। हाल ही में संदीप घर के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगे थे। पहले तो हर फैसले की कमान सिर्फ अनीता के हाथ में थी। घर की हालत के बारे में सोचते ही उसका सिर दर्द से फटने लगा, दिल बैठने लगा। अगर उसे खुद ही सफाई करनी पड़ी तो आज रात उसकी नींद उड़नी तय थी। अब ईवा से सारा काम करवाना नामुमकिन हो गया था। इस घर में जहां अनीता की पहले जैसी हुकूमत नहीं रही थी, वो एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो गई थी, कमजोर और बेबस। जैसे ही उसने घर में कदम रखा और देखा कि उसकी दोनों बेटियों ईवा और रिया ने संदीप को उस छोटे से कमरे में लिटा दिया है जहां पहले ईवा सोती थी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम दोनों कितनी बेवकूफ हो। वो कमरा कितना छोटा है और तुम्हारे पापा अभी चोट से उबर रहे हैं, फिर भी तुमने उन्हें वहीं लिटा दिया। अनीता और संदीप का डाइवोर्स का कोई इरादा नहीं था, तो फिर अलग अलग कमरों में रहने की जरूरत ही क्या थी। रिया भी ईवा की तरह ही बेवकूफ निकली जो ऐसा काम कर बैठी। रिया को अनीता की डांट सुनकर गुस्सा आ गया। मम्मी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैंने भी पापा को उस कमरे में ले जाने की जिद नहीं की थी। ये तो खुद पापा की मर्जी थी कि वो उसी कमरे में सोएं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मम्मी को उस पर चिल्लाने का कोई हक नहीं था। अगर गुस्सा निकालना ही था तो पापा पर निकालती। हर गलती का कोई जिम्मेदार होता है और हर कर्ज का कोई न कोई कर्जदार। एक माँ के तौर पर बेटी को डांटना गलत नहीं था, लेकिन बड़ी बेटी ने तो पलटकर जवाब दे दिया। अनीता इसे इतनी आसानी से बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी।
लेकिन आखिर रिया उसकी फेवरेट बेटी थी। वही तो थी जिसने हमेशा अनीता को प्राउड महसूस कराया था। अनीता ने गुस्से में ईवा को घूरा और अपना सारा भड़ास उस पर निकाल दिया। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? संदीप को उस छोटे से कमरे में क्यों ले गई? क्या तुम चाहती हो कि वो घर में इधर उधर चलते फिरें और उनकी चोट और बढ़ जाए? या फिर तुम्हारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है कि तुम बेवजह खर्च करना चाहती हो? संदीप को अनीता के रवैये से सच में बहुत बुरा लगा। बड़ी बेटी रिया ने तो साफ कह दिया था कि संदीप ने खुद उस कमरे में रहने की बात कही थी। इसका ईवा या रिया से कोई लेना देना नहीं था। उल्टा दोनों ने तो उनकी बात मानी और हेल्प ही की थी। अगर अनीता को गुस्सा करना था तो सीधा मुझसे करती, बिना वजह बच्चों पर क्यों निकाल रही है? माँ बाप हमेशा अपने फैसलों को सही ठहराने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। अनीता का झुकाव हमेशा से रिया की तरफ था, लेकिन ईवा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, न ही कभी कोई बदतमीजी की। अनीता ने हमेशा रिया को सिर पर बिठाकर रखा था। वो चाहती थी कि घर की हर कीमती चीज रिया को ही मिले। और तो और, जब रिया ने उससे बदतमीजी की तब भी अनीता ने उसे कुछ नहीं कहा। उल्टा अपनी सारी भड़ास ईवा पर निकाल दी। क्या ये कोई सही तरीका था? संदीप को अब सिर्फ अनीता ही नहीं बल्कि रिया से भी शिकायत थी। रिया को अनीता ने इतना बिगाड़ दिया था कि उसमें सही गलत का फर्क ही खत्म हो गया था। उसकी ये आदतें पूरी तरह से अनीता की लापरवाही का नतीजा थीं। फिर भी अनीता को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था और वो अब तक अपनी बड़ी बेटी को सिर चढ़ाकर रखे हुए थी। जब भी संदीप ने रिया की किसी गलती को सुधारने की कोशिश की, अनीता उसे रोक देती और वही घिसी पिटी बात दोहराती। रिया की लाइफ बहुत मुश्किल रही है और वो बहुत समझदार है। संदीप के चेहरे पर एक कड़वी हंसी आ गई। रिया ने अगर अपनी मम्मी को उल्टा जवाब दिया तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात थी? अनीता ने ही तो उसे ऐसा बनाया था। बहुत पैसे हैं ना तुम्हारे पास? अगर नहीं भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बड़ी काबिल हो, उधार ले सकती हो किसी से, फिर डर किस बात का? संदीप की आंखों में गुस्से और दर्द की लाली थी, खासकर जब उसे उस दिन की याद आई जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसने गहरी सांस ली और एक सख्त लहजे में कहा, रिया, ईवा, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। रुको! अनीता घबरा गई। क्या संदीप को उस दिन की सारी सच्चाई पता चल गई थी? उसकी नजरें तुरंत ईवा पर गुस्से से टिक गईं। जरूर उसी मनहूस लड़की ने संदीप को सब कुछ बता दिया होगा। अगर पहले से ही पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। हर बात के लिए ईवा को दोष मत दो। उस दिन तुम खुद ही इतना चिल्ला रही थी कि मैं नींद से जाग गया था। हॉस्पिटल में मौजूद हर किसी को सब पता चल गया था। ईवा को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो पहले ही और लोगों से सब सुनने को मिल गया, संदीप ने व्यंग्य से कहा। तुम दोनों आराम से बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी मम्मी से अकेले बात करनी है। कोई कहीं नहीं जाएगा। अनीता का चेहरा फक पड़ गया। उसने झटपट अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, उन्हें जाने से रोकते हुए। वे उसकी ढाल थीं। हम एक ही परिवार हैं और परिवार में कोई राज नहीं होते। इन्हें भी हक है सुनने का कि तुम क्या कहने वाले हो। अनीता जानती थी कि जब संदीप को पता चलेगा कि उसने उसके पुराने साथियों से पैसे उधार लिए हैं तो वो गुस्से से बौखला जाएगा। फिर भी अनीता को अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं थी। उसके लिए रिया का फ्यूचर सबसे ऊपर था। ज्यादा से ज्यादा संदीप उसे डांट देगा और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि घर की सारी सेविंग खर्च करने के बाद संदीप का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसे हॉस्पिटल में बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बुरी बात यह थी कि ये एक हिट एंड रन केस था। इस हालात में चीजें बिल्कुल अलग थीं। जब भी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि अगर उस वक्त ईवा ने पैसों का इंतजाम नहीं किया होता तो संदीप का ऑपरेशन नहीं हो पाता और शायद उसकी जान भी चली जाती। इस सोच से ही अनीता को ठंडे पसीने छूट जाते। कई रातों तक वो डरावने सपने देखती जिसमें वो खुद को एक विधवा के रूप में देखती, अकेले अपनी दोनों बेटियों को पालते हुए। तुम्हें यकीन है, अनीता डर से कांप रही थी। उसे ईवा कभी पसंद नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसने उसी का हाथ पकड़ लिया। संदीप ने लंबी सांस ली। अनीता, मुझे अफसोस है, सच में बहुत अफसोस है। ठीक है, तुम सब कमरे से बाहर जाओ। अनीता, तुम्हें जो करना चाहिए वो करो। घर की सफाई करना मत भूलना, वरना तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करूंगा। कुछ बातें संदीप बच्चों के सामने नहीं कह सकता था, खासकर ईवा के सामने। वो उसे और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था। पहले संदीप एक लापरवाह फादर था, लेकिन अब वो ईवा की फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अनीता हकीकत से आंखें मूंदे बैठी थी और संदीप ने भी अब उसे उसकी हालत पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन ये सच था कि उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब भूल गया। अकेले पूरे घर की सफाई करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे कल काम पर भी जाना है, क्या ईवा मेरी हेल्प कर सकती है? अनीता डर के मारे सहम गई थी। आखिरकार उसने सफाई करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन कम से कम ईवा को भी उसका हाथ बटाना चाहिए।
वरना वो अकेले सब कुछ कैसे संभालेगी। तुम थक गई सफाई करने में? अभी तो कह रही थी कि ये तो आसान काम है। अनीता, एक माँ होने के नाते तुम्हें अपनी बेटियों के सामने अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? संदीप को लगा था कि अनीता अब चुपचाप सफाई पूरी कर लेगी, पर लगता है उसने अनीता को जरूरत से ज्यादा समझदार समझ लिया था। रिया, मेरी हेल्प कर दो सफाई में। अनीता ने एक बार फिर समझौता किया और अपनी प्यारी बड़ी बेटी से मदद मांग ली। संदीप अपनी बात पर अडिग रहा और किसी तरह की बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसे साफ था कि रिया को सफाई में मदद करनी होगी, लेकिन ईवा को नहीं। रिया तुम्हारी हेल्प कर सकती है, लेकिन ईवा नहीं करेगी। अनीता चिल्ला उठी। ठीक है, उसने गलती की थी। भले ही उसने इसे जुबान से कबूल ना किया हो, लेकिन उसने अपना रवैया नरम कर लिया था। माफी भले ही ना मांगी हो, लेकिन झुक जरूर गई थी। वो बार बार संदीप के आगे झुकती रही, लेकिन अब हद हो गई थी। तुम ही तो हमेशा कहते थे कि हमें दोनों बेटियों को बराबर ट्रीट करना चाहिए। तुमने कहा था कि हमें दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, न किसी का साइड लेना और न ही किसी के साथ नाइंसाफी करना। लेकिन आज तुम खुद क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा निशाना मैं हूं या फिर तुम रिया के खिलाफ हो? ईवा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अनीता को अविश्वास भरी नजरों से देखा। क्या उसकी मम्मी सच में रिया और पापा के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही थी? ईवा पूछना चाहती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तुम बराबरी की बात कर रही हो तो सुनो। मैं ईवा से घर के काम करवाने से क्यों मना कर रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बराबरी क्या होती है। संदीप ने गहरी सांस ली। देखो मेरा कमरा बाकी घर से कितना साफ सुथरा है। मेरे बेड की बेडशीट देखो, कंबल को छूकर देखो, साफ दिख रहा है कि इसे धोकर धूप में सुखाया गया है। क्या सच में तुम और रिया ने ये सब किया है? क्या तुम दोनों ने इस कमरे की सफाई की? संदीप की बात सुनकर अनीता और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। घर में इतने सारे कमरे थे, लेकिन ईवा ने सिर्फ वही कमरा क्यों साफ किया? क्या उसे पहले से अंदाजा था कि अनीता और संदीप में झगड़ा होने वाला है? क्या उसने पहले से ही संदीप के लिए कमरा तैयार कर दिया था ताकि अगर हालात बिगड़ें तो वो वहीं रह सकें? अगर ये कमरा गंदा, बेतरतीब, सीलन भरा और अंधेरा होता तो संदीप की तबीयत को देखते हुए उनके लिए यहाँ ठहरना मुश्किल हो जाता, भले ही वो रहना चाहते। अनीता और संदीप के बीच झगड़े तो होते रहते थे, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह सुलह हो ही जाती थी। जब तक दोनों एक ही बिस्तर और एक ही कंबल में सोते, कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता। चाहे अनीता कोई भी बड़ी गलती कर दे, संदीप आखिरकार उसे माफ कर ही देते। लेकिन इस बार ईवा का ऐसा करना, क्या वो चाहती थी कि इस बार ये रिश्ता वाकई न संभले? जरूर ईवा का ही असर था कि संदीप अब पहले जैसा समझदार और फेयर नहीं रहा। मम्मी, मम्मी! अनीता का चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। उसकी लगातार शिकायतें भी ठीक वैसी ही थीं, जैसे पानी की तेज उबाल की आवाज। रिया ने जल्दी से अनीता को रोका। मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। ये कमरा जरूर ईवा ने ही साफ किया होगा। ईवा अभी छोटी है और बड़ी बहन होने के नाते मुझे ज्यादा करना चाहिए। अगर ईवा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। हम दोनों ही आपके बच्चे हैं मम्मी। आओ, हम मिलकर सफाई करते हैं। पापा, आप आराम कीजिए, मम्मी और मैं घर साफ कर लेंगे। इतना कहकर रिया अनीता को खींच कर ले गई। अनीता गुस्से और बेबसी से भर गई। क्या तुम सच में सफाई में मेरी मदद कर सकती हो? रहने दो, तुम्हें ये सब करना आता भी है? उल्टा और झंझट खड़ी मत करना। अनीता ने अपनी बेटी को हमेशा सिर पर बिठाया था। नतीजा ये था कि उसे घर के काम करने नहीं आते थे, बिल्कुल किसी घर की मालकिन की तरह। वो चाहती थी कि रिया उसकी तरह न बने, न किसी तंगहाल इंसान से शादी करे और न ही किसी बदमिजाज आदमी के साथ जिंदगी गुजारे, बल्कि उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उसे खुश रख सके। रिया, ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम आरामदायक जिंदगी जीना चाहती हो और कभी कोई मेहनत वाला काम नहीं करना चाहती, तो अपने हस्बैंड का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करना। तुम्हें ये अच्छे से समझना होगा कि किसे चुनना चाहिए और किससे बचना चाहिए। अब जब मैंने तुम्हारे पापा से शादी कर ली है, तो मेरा तो कोई सुख नहीं लिखा। दिन रात उनके लिए खाना बनाती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ, लेकिन बदले में वो मुझे सिर्फ ताने मारते हैं, और वो भी उस नालायक बेटी की वजह से जिसे मैंने जन्म दिया। ये आदमी तो सच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अनीता की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज भारी पड़ गई। रिया, अब मेरा सहारा बस तुम ही हो। तुम ही कुछ बनकर दिखाना होगा ताकि मैं गर्व से सिर उठा सकूं। तुम्हारे पापा में काबिलियत की कमी है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ, जबकि सच तो ये है कि जो भी पैसे खर्च हुए वो तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए थे। इसे फिजूल खर्ची कैसे कह सकते हैं? असल दिक्कत यह है कि वो खुद ठीक से कमा नहीं पाते, इसलिए घर में कभी पैसे बचते ही नहीं। अगर हमारे पास पहले से पैसे होते तो क्या मुझे किसी से उधार लेना पड़ता? मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही, रिया।
अगर तुम ना होती तो मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही न पड़ती। याद रखना, जब एक कपल की फाइनेंशियल हालत खराब होती है तो उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं होती। मम्मी टेंशन मत लो, मैं सब समझती हूँ। आगे चलकर मैं ऐसा पार्टनर चुनूंगी जो अमीर हो और मुझे खुश रखे। अगर पापा आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपकी देखभाल करूंगी। आप मेरे साथ रहेंगी। रिया गुस्से में बोली और अनीता के कंधे पकड़ लिए। अगर पापा हमेशा ईवा का ही साथ देंगे तो हमें भी उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। आगे चलकर मैं सिर्फ आपका ख्याल रखूंगी, उनका नहीं। मैं शादी के बाद भी इस घर में नहीं रहने वाली। अगर उन्हें नाती की इतनी ही चाहत है तो ईवा के लिए कोई लड़का ढूंढ लें। अगर मेरा हस्बैंड सक्सेसफुल हुआ तो वो अपने बच्चों को हमारे सरनेम से क्यों जोड़ेगा। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो पापा से पूरी तरह अलग हो। रिया को ये सोचकर और भी बुरा लग रहा था कि वो दूसरों की तरह ब्रांडेड कपड़े और अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके पास कभी अपने शौक पूरे करने के पैसे तक नहीं होते थे। लोग कहते हैं कि अगर कोई मैथ्स और साइंस में तेज हो तो उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सच कहूं तो इस वक्त डिग्री से ज्यादा जरूरी एक अच्छा और सपोर्टिव फादर होना है। उसके पापा न सिर्फ दूसरों के पापा से पीछे थे, बल्कि उसे कभी खास तवज्जो भी नहीं देते थे। उसे गुस्सा आता था, आखिर पापा हमेशा ईवा का ही फेवर क्यों करते हैं। अगर फ्यूचर में पापा किसी मुश्किल में फंसे तो वो उनकी कोई मदद नहीं करेगी। तब जाकर उन्हें एहसास होगा कि उनकी दोनों बेटियों में से असली विनर कौन थी। ठीक है मेरी बच्ची, अब जब तुम्हारे पापा ने उस छोटे कमरे में रहने का फैसला कर लिया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुझसे सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस ही नहीं बल्कि रिश्ता भी तोड़ लिया है। रिया, मैं तुम्हारे लिए ये सब छोड़ रही हूँ। अब बस तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम्हें मेरी इज्जत बनानी होगी, क्योंकि अब मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे सहारे ही चलेगी। अनीता सच में बेवकूफ नहीं थी। भले ही वो ऊपर से सीधी सादी लगती हो, लेकिन उसके अंदर एक चालाकी हमेशा बनी रहती थी। संदीप के हॉस्पिटल में दिखाए गए रवैये ने पहले ही अनीता और रिया के मन में शक पैदा कर दिया था, और आज जो उसने कहा उससे ये साफ हो गया कि इस बार संदीप सच में गुस्से में था। वो इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं था। पिछले 1 साल में अनीता और संदीप के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती ही गई थी। पूरे 365 दिनों में दोनों ने आधे से भी कम वक्त एक ही बेड पर बिताया था। एक औरत होने के नाते अनीता को साफ समझ आ रहा था कि हालात उसके हक में नहीं थे। आज जब संदीप हॉस्पिटल से लौटा तो उसने बड़ा कमरा छोड़कर छोटा कमरा चुना। अनीता जान गई थी कि अब वो दोबारा बड़े कमरे में नहीं लौटेगा। उसे कभी भी ईवा पसंद नहीं थी, न ही उसने उसे अपनाया था। अब जब संदीप ने उसे किनारा कर लिया था तो उसके पास सिर्फ रिया ही बची थी। अब अनीता के पास सिर्फ रिया थी और उसे हर हाल में ये तय करना था कि रिया उसी के साथ खड़ी रहे। इसी वजह से उसने अभी रिया और संदीप के बीच दरार डालने की कोशिश की थी। अनीता ने जानबूझकर रिया के सामने रोना शुरू किया ताकि दोनों एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ जाएं। नतीजा वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। अब रिया की पूरी दुनिया सिर्फ उसकी मम्मी थी। ये देखकर हैरानी होती थी कि जब इंसान को सिर्फ अपना फायदा दिखता है तो वो कितना मतलबी हो सकता है। संदीप को हर गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद रिया ने अनीता के आंसू पोंछे और बोली, मम्मी, आपको पता है मैंने घर साफ करने के लिए हाँ क्यों कहा? मुझे लगा कि तुम अपने पापा को मनाने में मेरी मदद करना चाहती हो, है ना? अनीता ने क्यूरोसिटी से पूछा। अनीता को रिया का तरीका कुछ खास पसंद नहीं आया। घर की सफाई कोई आसान काम नहीं था। हल्की फुल्की सफाई में ही आधा दिन निकल जाता, और अगर ढंग से करनी हो तो पूरी रात भी कम पड़ सकती थी। नहीं मम्मी, पहले मेरी बात सुनो, रिया ने अनीता को थोड़ा अलग ले जाकर कहा। जब आपने मुझे और ईवा को रोका था तब गलती से मैं ईवा से टकरा गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपने कपड़ों के अंदर कुछ छिपा रखा था। वो चीज़ किसी पैकेट जैसी लग रही थी और मुझे पूरा यकीन है कि वो पैसों का बंडल था। उसका साइज लंबा और आयताकार था और रिया को पैसे के अलावा कुछ और होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखी। लेकिन उसके पास पैसे आए कहाँ से? अनीता चौंक गई। उनके खुद के पास पैसे नहीं थे, फिर ईवा इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला सकती थी? क्या उसने किसी से उधार लिया? इतने भले लोग दुनिया में कहाँ मिलते हैं। हमें अब तक नहीं पता कि ईवा ने पहले इतनी बड़ी रकम कहाँ से उधार ली थी। तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल का खर्च और उसके ऊपर उसने हमारी ओर से उधार भी चुका दिया। ये सब मिलाकर काफी बड़ी रकम बनती है। उसने अब तक पिछला उधार नहीं चुकाया, तो इस बार उसे पैसे किसने दिए? अगर उधार लेना इतना आसान होता तो उसे पहले इतनी सारी जगहों पर जाकर मदद नहीं मांगनी पड़ती। जब संदीप मुश्किल में था तब वही लोग उधार वसूलने वालों की तरह पेश आ रहे थे, अपनी रकम वापस मांगते हुए। मुझे क्या पता ईवा को पैसे कहाँ से मिले, लेकिन मैंने उसकी जेब में अच्छा खासा पैसा महसूस किया था। मम्मी, क्यों ना हम इस पैसे के साथ कुछ करें? तुम्हारा मतलब? क्या तुम पक्की हो? नहीं नहीं, तुम्हारे पापा का गुस्सा तो जानती ही हो। इन दिनों हमें जरा संभल कर चलना होगा।
अनीता को पैसे तो चाहिए थे, लेकिन संदीप का खौफ भी था। ये पैसे ईवा के थे और अगर उसने जबरदस्ती मांगे तो वो जरूर इनकार कर देगी। अनीता के पास उससे झगड़ने का वक्त नहीं था। ये पैसे ईवा के थे, लेकिन अगर अनीता ने उससे मांगे तो वो कभी भी आसानी से देने वाली नहीं थी। अनीता को अब उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं दिख रहा था। इस जिंदगी में ईवा ने अपनी मम्मी को साफ समझा दिया था कि वो अब पहले जैसी दब्बू नहीं है। उसे दबाना अब इतना आसान नहीं था। मुश्किल से 1 साल ही हुआ था और अनीता को एहसास हो गया था कि ईवा अब इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। मम्मी, इतनी भोली मत बनो। हम एक परिवार हैं और घर की हर चीज हम सबकी होती है। अगर ये पैसे ईवा के पास हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उसका कोई हक नहीं? क्या इसका मतलब ये है कि मम्मी, परिवार और मैं उसके किसी भी फैसले में कोई जगह नहीं रखते? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। हम अब भी एक ही परिवार हैं, है ना? सीधी बात ये थी कि जो कुछ भी ईवा के पास था वो उनके लिए था और जो उनके पास था वो सिर्फ उनका ही था। लेकिन अगर वो देने से मना कर दे तो हम कर भी क्या सकते हैं? अनीता ने लाचारी से कहा। रिया ने आंखें घुमाईं। जब मुझे सेंट स्टीफेंस हाई स्कूल में एडमिशन के लिए रुपए चाहिए थे और पापा ने मना कर दिया था, तब भी हमने पैसे का इंतजाम कर ही लिया था, है ना? कैसे किया था? कौन कहता है कि हमें किसी के पैसे लेने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत है? हम सब एक ही परिवार हैं। सब कुछ आपस में बांटा जाता है। यानी मैं और मम्मी सिर्फ अपना ही सामान ले रहे हैं। इसमें गलत क्या है? किसी को भी अपनी ही चीज लेने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होती। ये तो मजाक होगा, है ना? रिया, तुम्हारा मतलब है कि चोरी करें? अनीता को रिया की बातों से बस यही समझ आया। चोरी? कैसी चोरी मम्मी? ईवा आपकी बेटी है और मेरी बहन। जो कुछ उसके पास है वो हमारा भी है। इसमें चोरी कैसी? वैसे ही जैसे आपने मेरे स्कूल की फीस के लिए पापा से रुपए लिए थे। क्या वो चोरी थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा के पैसे मेरे हैं। मुझे हक है कि मैं उन्हें जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। बिल्कुल सही। ईवा अभी छोटी है। जो कुछ उसके पास है वो हमारा ही है। वो खुद उसे अपने पास नहीं रख सकती। ऐसे में अगर तुम उसे उसके लिए रख रही हो तो इसमें गलत क्या है? रिया खुश थी कि आखिरकार अनीता उसकी बात समझ गई। वो बदतमीज लड़की बहुत चालाक है। उससे पैसे लेना इतना आसान नहीं होगा। अरे मम्मी, अब तक हमें ईवा के छिपाए हुए पैसे और किताबें इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो उन्हें घर ही नहीं लाती थी। हमें नहीं पता कि उसने उन्हें कहाँ रखा है। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार ईवा के पास पैसे हैं और भले ही वो उन्हें छिपाने की कोशिश करे, कम से कम आज रात तो उसे यही रखना होगा। चूंकि हम घर की सफाई कर रहे हैं, हमें उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। अनीता की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही। रिया, तुम सच में समझदार हो। मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो ये पहले नहीं सोच पाई। ठीक है, अब तो फैसला पक्का। अब अनीता को समझ आया कि जब संदीप ने सफाई करने के लिए कहा था तब रिया इतनी उतावली क्यों हो रही थी। मम्मी, हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पापा ने कहा था कि घर साफ करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आज ही करना है। हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए ताकि ईवा अगर पैसे अच्छे से छिपाए तो भी हमें आराम से ढूंढने का मौका मिले। पैसे का नाम लेते ही रिया के दिमाग की बत्ती जल गई। पढ़ाई में शायद वो इतनी तेज ना हो, लेकिन जब चालाकी की बात आती थी तो उसका दिमाग जबरदस्त काम करता था। अगर रिया इसी होशियारी और मेहनत को पढ़ाई में लगाती तो शायद उसके रिजल्ट भी कमाल के आते। देखो, हमें सावधानी से काम लेना होगा। ईवा के सामने कुछ ऐसा मत करना जिससे वो शक करे। वो चालाक लड़की है। रिया को स्कूल शुरू होने में अभी आधा महीना था और अगर सब ठीक रहा तो उसकी स्कूल फीस का इंतजाम हो ही जाएगा। पहले अनीता को इस बात की चिंता थी कि रिया की फीस कैसे भरी जाएगी, लेकिन अगर वो ईवा के पैसे पर हाथ साफ कर ले तो अपनी सैलरी के साथ मिलाकर ये रकम उसकी फीस के लिए काफ़ी होगी। अगर कुछ पैसे बच भी गए तो रिया के लिए नए कपड़े खरीद लिए जाएंगे ताकि जब वो स्कूल जाए तो सबसे अलग दिखे। आखिरकार अनीता रिया की माँ थी और माँ बेटी दोनों की सोच एक जैसी थी। रिया को पूरा यकीन था कि अगर ईवा पिछली बार ज्यादा उधार ला सकती थी तो इस बार उसके पास अच्छी खासी रकम जरूर होगी। ये पैसे उसकी जरूरतों के लिए काफी होंगे। ईवा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिया को उसके पास पैसे होने का पता चल चुका है। अनीता ने बस उसे हल्के से पकड़ लिया था और रिया गलती से उससे टकरा गई थी। पापा, आप सफर से लौटकर थक गए होंगे। आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। जैसे ही अनीता और रिया कमरे से बाहर गईं, ईवा ने संदीप के जूते उतारे और उन्हें बेड पर आराम से लिटा दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा था, आपकी हालत को देखते हुए आपको कम से कम 10 दिन तक पूरी तरह आराम करना चाहिए। उसके बाद आप उठकर चल फिर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ईवा, तुम अपनी मम्मी से ज्यादा समझदार हो, संदीप ने भारी मन से कहा। जब अनीता उन्हें हॉस्पिटल से लेने आई थी तो उसे सिर्फ बिल के बारे में चिंता थी,
कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं कट गए, कहीं हॉस्पिटल ने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन उसने ये जानने की जरूरत तक नहीं समझी कि संदीप की देखभाल कैसे करनी है, उन्हें किस चीज से परहेज रखना चाहिए। उस वक्त संदीप को सच में लगा कि अनीता की नज़र में पैसा उसके हस्बैंड से ज्यादा अहमियत रखता है। ईवा, अगर तुम्हारी मम्मी और मैं अलग हो जाएं तो? संदीप ये कहते कहते रुक गए। उन्हें डर था कि उनकी बात से ईवा डर जाएगी। साथ ही वे खुद भी नहीं जानते थे कि वे बात को बेवजह बड़ा बना रहे हैं या वाकई हालात ऐसे बन चुके हैं। जैसा कि कहा जाता है, हस्बैंड वाइफ एक ही घोंसले में रहते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वे अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। संदीप का एक्सीडेंट हुआ था और जिसने टक्कर मारी थी वो भाग गया था। उसे तुरंत सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी। उस वक्त अनीता ने उसे पूरी तरह अकेला तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसके रवैये और छोड़ देने में ज्यादा फर्क भी नहीं था। पैसे नहीं थे और संदीप को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, लेकिन उसकी वाइफ ने कुछ करने के बजाय बस जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि पैसे कहाँ से आएंगे। संदीप के दिल में ठंडक उतर गई। वो भीतर तक हिल गया। अनीता के इस बर्ताव और उसे सच में अकेला छोड़ देने में क्या फर्क था? नहीं, थोड़ा फर्क जरूर था, लेकिन इतना मामूली कि शायद मायने भी नहीं रखता। अगर अनीता रिया को लेकर चली जाती तो उसे शायद संदीप की हालत का अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन वो हॉस्पिटल में रुकी, बस रोती रही और शिकायतें करती रही। कम से कम वो देख तो सकती थी कि संदीप बचा या नहीं। संदीप ने सोचा, इतने सालों में उसने अनीता को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जो कमाया, बिना किसी सवाल के उसे थमा दिया। बेटा न होने का कभी मलाल नहीं किया, 2 बेटियों को भी उतने ही प्यार से पाला। फिर भी जब वो सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब अनीता ने क्या किया? बस रोई और अफसोस जताया। क्या यही प्यार था? क्या यही साथ निभाना था? हॉस्पिटल में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान संदीप ने देखा कि अरुण देसाई की वाइफ अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रख रही थी, हर जरूरत, हर तकलीफ को समझ रही थी। वहीं जब भी अनीता हॉस्पिटल आती, उसका चेहरा हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता। उसकी आंखों में चिंता कम, शिकायतें ज्यादा होती। इसलिए नहीं कि संदीप बीमार था, बल्कि इसलिए कि वो घर के लिए ज्यादा पैसे नहीं जोड़ पाया। वो बार बार उसे ही दोष देती कि उसने ईवा को ज्यादा सपोर्ट किया और रिया को उतना प्यार नहीं दिया। संदीप के लिए अब ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गया था। प्यार, अपनापन और समझदारी तो कब की गायब हो चुकी थी। अगर शादी का मतलब सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम लगाना और सेल्फिश होना रह गया है, तो फिर इसे निभाने का क्या फायदा? जब संदीप ने दूसरे कपल्स को एक दूसरे का ख्याल रखते देखा और अपनी शादी से तुलना की, तो उसे एक पल के लिए लगा कि अनीता से डाइवोर्स ले लेना ही सही रहेगा। लेकिन संदीप पुरानी सोच का आदमी था। जब तक हालात हद से बाहर ना हो जाएं, वो खुद ये फैसला नहीं ले सकता था। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी बेटियों की थी, खासकर ईवा की। क्या वो समझ पाएगी कि उसका ये कदम क्यों जरूरी है? या फिर उन बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी जो अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स के खिलाफ बगावत कर देते हैं? फैक्ट्री में उसने कई बार सुना था, कुछ कपल्स अपने रिश्ते से तंग आकर अलग होना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चे बवाल मचाने लगते, स्कूल तक छोड़ देते, सिर्फ इसलिए कि उनके पेरेंट्स साथ रहें। संदीप को बस एक ही टेंशन थी, ईवा को कोई दिक्कत ना हो। वो नहीं चाहता था कि इतनी समझदार और अच्छी लड़की को किसी भी तरह का इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़े। इसीलिए उसने अपनी बात वहीं रोक दी। पापा, जो भी आपके दिल में है, अगर वो आपको खुश रखेगा तो मैं आपके साथ हूँ, ईवा ने सीधा संदीप की आंखों में देखते हुए कहा। ईवा, तुम्हें सच में समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ पापा, मैं पूरी तरह समझ रही हूँ, ईवा ने गहरी सांस लेते हुए कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। रिबर्थ के बाद ईवा का बस एक ही मकसद था, अपनी पढ़ाई पूरी करना और खुद के लिए एक बेहतर लाइफ बनाना। उसने कभी अपने पापा संदीप और मम्मी अनीता के रिश्ते में दखल देने की सोची भी नहीं। पिछली जिंदगी में भी उसने देखा था कि पापा मम्मी के बीच अक्सर बहस होती थी, लेकिन ऐसा तो हर घर में होता है। छोटी मोटी अनबन हर रिश्ते में रहती है। हाँ, कई बार बहस बड़ी भी हो जाती थी, लेकिन कभी पापा ने डाइवोर्स लेने की बात नहीं सोची थी। ईवा जानती थी कि मम्मी के साथ उसका रिश्ता हमेशा ठंडा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो पापा को डाइवोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकती थी। हर फैमिली में दिक्कतें होती हैं, लेकिन हर रिश्ता तोड़ना सोल्यूशन नहीं होता। कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है। लेकिन अगर खुद संदीप ने ये फैसला कर लिया था तो बात अलग थी। ईवा अब कोई मासूम 16 साल की बच्ची नहीं थी, जिसे हर चीज़ बस सहनी थी। अनीता उसकी माँ थी, लेकिन उससे कोई लगाव नहीं था। आखिर माँ ने हमेशा रिया को ही ज्यादा प्यार दिया और ईवा के हिस्से में बस ताने और डांट आई थी। अगर पापा सच में डाइवोर्स लेते तो फिर सवाल ये था कि आगे क्या? अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उसकी एक सौतेली माँ आ गई, तो क्या उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती? पिछली जिंदगी में ईवा इतनी समझदार नहीं थी। उसे बस यही लगता था कि माँ की डांट डपट सही जा सकती है, लेकिन घर टूटने नहीं देना चाहिए। लेकिन इस जन्म में ईवा बदल चुकी थी।
अब वो किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को नहीं खोने वाली थी। अगर पापा का डाइवोर्स लेने का कोई इरादा नहीं होता तो ईवा इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहती, न ही उन्हें इस तरफ सोचने के लिए मजबूर करती। लेकिन अगर उनके मन में ये ख्याल आया है तो वो बिना किसी झिझक के उनका साथ देगी। ईवा संदीप हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कड़वाहट थी। ईवा ने कभी कुछ कहा नहीं, फिर भी उसने अनीता के हर बर्ताव को अपने मन में बसा लिया था। संदीप ने बहुत से बच्चों को देखा था, लेकिन ईवा जैसी कोई नहीं थी जो अपने मम्मी पापा के डाइवोर्स की बात सुनकर रोने धोने या जिद करने के बजाय इतनी समझदारी से इसे एक्सेप्ट कर रही थी। पापा, ज्यादा मत सोचिए, मैं इसलिए सहमत नहीं हो रही क्योंकि मैं मम्मी से नफरत करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको खुद फैसला लेने का हक है। पापा, आप मम्मी के साथ किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी या बुरी, मीठी या कड़वी, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरी या दीदी की राय इस मामले में मायने नहीं रखती। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सही चल रही है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप अब डाइवोर्स पर विचार कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। कम से कम मैं आपको सही फैसला लेने से नहीं रोकना चाहती। पापा, मैं भी तकलीफ नहीं सहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरे लिए इस रिश्ते को जबरदस्ती निभाते रहें। ईवा जानती थी कि अक्सर माता पिता बच्चों की खातिर अपनी शादी बचाने की कोशिश करते हैं। पिछले जन्म में जब भी अनीता इस बहाने को सामने लाती, ईवा को उनकी हर बेवजह की मांग माननी पड़ती ताकि उनके बीच की दरार और गहरी न हो जाए और उनका रिश्ता किसी तरह बना रहे। अगर संदीप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ईवा उनके फैसले में दखल नहीं देगी। अगर वो अनीता के साथ ही रहना चाहते हैं तो भी ईवा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। वो अपने मम्मी पापा की शादी बचाने की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि उसके पेरेंट्स क्या झेलेंगे, बल्कि उसे अपनी दिक्कतों की ज्यादा फिक्र थी। और सच कहें तो इसमें कोई लॉजिक भी नहीं था। पापा, आपको खुद तय करना होगा कि आप वाकई इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं या नहीं। जो भी फैसला लें उसमें मेरी फिक्र मत करें, ईवा ने संदीप की ओर देखते हुए कहा। लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रही थी, मेरे लिए तो यही सही होगा कि आप डाइवोर्स ले लें। ईवा, तुम्हें सच में बहुत कुछ सहना पड़ा है। ऐसी मां मिलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, संदीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ईवा जितनी शांत और बेपरवाह दिख रही थी, उतना ही साफ था कि वो पूरी तरह से अपनी मम्मी से टूट चुकी थी। अगर उसने बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के डाइवोर्स की बात सुनी तो इसका मतलब था कि उसके दिल में अब उस रिश्ते के लिए कोई एहसास बाकी नहीं था। कभी कभी अपने ही हाथों से किए गए गलत फैसलों की सजा सालों तक भुगतनी पड़ती है, संदीप ने खुद से कहा। शायद पिछले जन्म में मैं मम्मी की कर्जदार थी, लेकिन अब वो कर्ज पूरी तरह चुका चुकी हूँ। अनीता ने उसे जन्म दिया, लेकिन क्या सिर्फ जन्म देना ही किसी को माँ बना देता है? उसने अपनी पूरी जिंदगी मम्मी और रिया की खुशियों के हिसाब से जी, उनकी जरूरतें पूरी करने में खुद को खो दिया और आखिरकार अपनी जान तक गंवा दी। पिछले जन्म में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसके शरीर के अंग डोनेट कर दिए गए होंगे। मम्मी और रिया को वही किडनी मिल गई होगी जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। पर अब इस जन्म में ईवा किसी का कर्ज नहीं चुकाने वाली। अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपने लिए जिएगी। श्रवण कुमार की कहानी सबने सुनी है, लेकिन सच ये है कि न हर किसी की किस्मत वैसी होती है और न ही हर माँ बाप उस इज्जत के लायक होते हैं। ईवा ने अपनी पूरी जिंदगी समझौतों और सैक्रिफाइस में बिता दी। उसने हमेशा अनीता और रिया के लिए खुद को बदला, अपने सपनों को मार दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। लेकिन इस बार नए जन्म में वो सिर्फ अपने लिए जिएगी, बिना किसी समझौते, बिना किसी सैक्रिफाइस के। मैंने अपनी जिंदगी माँ को लौटा दी और रिया को उसकी चाही हुई किडनी भी दे दी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए। पापा, मैं हालात को दोष नहीं देती। हमारी तकदीर हमारे हाथ में होती है। मम्मी का बिहेवियर चाहे जितना भी बुरा हो, अगर मैं मेहनत करूं और उनके आगे झुकूं नहीं, तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे की कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जिसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। और पहले के एपिसोड आपको मेरे YouTube चैनल वेदूज नॉवेल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल वेदूज नॉवेल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।